अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद इसमत जान। जो मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा यानी मक्का जॉइंट एग्रीमेंट जो हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट, इसके ऊपर आज हम तफसील से बात करें, क्योंकि क्या ये मुआहिदा हालातों वाक़यात के तनाजुर में एक बाय प्रोडक्ट है या अरसे दराज से ये तीनों ममालिक आपस में इस मामले पे गौर कर रहे हैं, क्योंकि एक बायलैटरल एग्रीमेंट भी पाकिस्तान और सऊदी अरब का 11 माह पहले हो चुका है। क्या ये ईरान अमेरिका जंग के बाद के मंजरनामे की एक तख्लीक है? इससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? और जब कहा जाता है कि एक पर हमला बाकी ममालिक पर हमला तस्वुर होगा, तो उससे मुराद क्या होगी? याद रहे कि ये नेटो की शिक थी, शिक नंबर 5, बड़ी मशहूर, कि एक मुल्क पे हमला दीगर पे हमला तस्वुर होगा, और उसकी एक ही मिसाल मिलती है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के इस ज़माने में ऐसे कुछ मुआहिदों का हिस्सा रहा, सीटो और सेंटो भी, लेकिन उसमें जो एक शिक थी जो अमेरिका से मशरूत थी, उस पर चूंकि पाकिस्तान भारत जंग के दौरान अमेरिका उस तरह से मदद को ना आया, तो पाकिस्तान फिर उन मुआहिदों से पीछे हट गया था। ये जो मुआहिदा है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, इसको लेकर के इसराइल में बिलखुसूस क्यों ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है? ईरान का तो आज ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई कि हमें इस मुआहिदे से कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि तशवीश की लहर हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। बल्कि अब्बास अराकी साहब ने तो अपने हालिया ट्वीट में ये कहा था कि मुस्लिम जो ब्रदरहुड है उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, दीगर कुव्वतों पर इन्हिसार करने की बजाय रीजनल कुव्वतों को इकट्ठा होना चाहिए। तो क्या कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि ईरान इसका हिस्सा बने? मिस्र ने इसका हिस्सा बनना था, दीगर कौन से ममालिक हो सकते हैं, उसके ऊपर बात होगी। और भारत उसका पस मंज़र जो कहते हैं कि हम क्लोजली इस मुआहिदे को देख रहे हैं। मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं गुफ्तगू करने के लिए इंजीनियर हकीम खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनसे मैं अक्सर सियासत की बजाय बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि उनका जो निगाह है वो इस मामले पे बहुत बेहतर बाकी सियासतदानों की निस्बत। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ईरान का जो अभी तक इस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, उससे आप कैसे गेज करते हैं? इनिशियली तो उनके एक मेंबर पार्लिमान ने थोड़ा जज्बाती तबसरा कर दिया, लेकिन फिर अब्बास अराकी साहब आए और आज इस्माइल बक़ाई साहब। हाउ डू यू सी इनका अभी तक का जो फीडबैक या रद्द-ए-अमल है वो कैसा है? जी, उनका फीडबैक मुस्बत है और मुस्बत ही रहेगा, क्योंकि जैसे उन्हें यह एहसास होगा कि जो इसराइल और अमेरिका का जो मुश्तरका हमला था ईरान पर, उसकी एक जहत ये थी कि अमेरिका ये चाहता था कि इस खित्ते में इसराइल को एक लोकल हेजेमॉन या बरतर मुल्क के तौर पे कायम कर दिया जाए। वो चूंकि नाकाम हो गया और एक खला पैदा हुआ, उस खला को अब पुर करने के लिए और कोशिश हो रही है। मुआहिदा भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन ये बात ईरान पर वाज़ेह है कि ये जो अलायंस है, ये अगर इस खित्ते में एक बरतर ताकत बन सकती है, लेकिन कम से कम वो इसराइल नहीं है। इसराइल को इस जो ट्राइलैटरल मुआहिदे की सूरत में पीछे हटना पड़ेगा, या कम से कम पहले से ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। और इसराइल में इसलिए ज्यादा इसके ऊपर एक जरूर शोरिश है, क्योंकि हमें जोग्राफिया हमेशा खोल के देखना चाहिए कि इसराइल जो है वो अब सऊदी अरब उसके जनूब में है और तुर्की उसके शमाल में है। तो दोनों साइडों से अब एक अलायंस जो है, एक डिफेंस अलायंस, तो इसराइल के लिए उस तरह अपने आप को असर्ट करना जो है वो मैं ये तो नहीं कहूंगा मुश्किल हो गया है, लेकिन कम से कम सोचना जरूर पड़ेगा कि इससे पहले कि वो इस खित्ते में कोई और एक्शन ले। और तुर्की को वो हमेशा पाकिस्तान के बाद हमेशा एक खतरे की घंटी के तौर पे समझते हैं, क्योंकि वो ऐसे मुसलमान ममालिक जिनकी अपनी फौजी ताकत हो, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री हो, उससे इसराइल खाइफ रहता है। तो वो अब एक तुर्की और पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है, उसका सऊदी अरब की मालियाती और मिनरल ताकत से, यानी तेल की ताकत से मिलना जो है, वो नेचुरली एक पूरी दुनिया में उसकी एक इर्ताश है। और पाकिस्तान के लिए भी पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पता नहीं उर्दू तर्जुमा आप बेहतर, कि एक फलकरम पोजीशन है जिसके ऊपर दुनिया बैलेंस होती है, तो वो अब एस्टैब्लिश हो गई है, जिसका आगाज हमने देखा ईरान अमेरिका की जो सालसी पाकिस्तान ने करवाई,
ठीक। लेकिन अब ये जो मजीद खुरम strength साहब जो हासिल हुई है आपने, पाकिस्तान को। मैं आगे भी चलता हूँ लेके कि और कौन से मुल्क आ सकते हैं पाकिस्तान को बराह रास्त या इनडायरेक्टली क्या फ़ायदा होगा, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने इसराइल का पस मंज़र बयान किया जोग्राफियाई तौर पर कि एक तरफ सऊदी अरब होगा, एक तरफ तुर्किया, ये इनका डायस्पोरा का एक मिनिस्टर है एमिचाय चिकली, ये बड़ा इस मामले में बदनाम है। कई इनकी और दीगर वज़रा भी हैं जो बड़ी सख्त स्टेटमेंट देते हैं। इसने तो वाज़ेह कहा है कि ये मक्का अलायंस इज़ वेरी डेंजरस एंड वेरी ट्रबलिंग डेवलपमेंट, और फिर वो कहता है कि दिस इज अ डेवलपमेंट दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर अस, फॉर इसराइल। जी, वो इसीलिए है कि इसराइल, देखिए हम बहुत सारे हम लोग भी सब इसका शिकार हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं वो मुस्तकबिल में गैर मुइना मुद्दत तक चलेंगे, लेकिन दुनिया तो अब सबात है तगय्युर को जमाने में, तो मुस्तकिल जो तगय्युर है वो हो रहा है। तो इसराइल को भी अब ये समझ आ रही है कि उसकी जो पोजीशन थी अमेरिका की बैकिंग के साथ मशरक़ वस्ता में वाहिद न्यूक्लियर ताकत होने, जो जिसकी वजह से वो जो हम कहते हैं दंदनाता फिरता था, और उसने एक नस्ल कुशी भी की पिछले कुछ सालों में गजा में। अब मुसलमान ममालिक जो हैं उनके अंदर बिल आखिर वो बालिग नजरी आई है, जो कि वो सिर्फ अमेरिका की छतरी तलाश नहीं कर रहे, बल्कि अपने पांव पर खड़े होकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जो उसका एक नई तहफ़्फ़ुज़ का सामान अपने लिए पैदा कर रहे हैं। तो उनके लिए तो ये एक बहुत ट्रबलिंग बात है। मैं फिर दोहराऊंगा कि पाकिस्तान और तुर्की की जो दिफाई सलाहियत है, उसका सऊदी अरब की जो मालियाती पोजीशन है और तेल के हवाले से उसकी जो कलीदी पोजीशन है, उसके साथ मिलना जो है वो मुसलमान ममालिक के लिए ताकत है और इसराइल के लिए खतरे की घंटी। ये देखें, वो आगे जाके ये कहते हैं इंजीनियर साहब कि इट रिक्वायर्स अस टू डीपन आवर अलायंसेस रादर विद ग्रीस एंड साइप्रस, द यूएई एंड सोमालीलैंड। और याद रहे कि भारत ऑलरेडी इसका हिस्सा है, जो भारतीय वज़ीर आज़म भी उसकी पार्लियामान में जाके यही बात कर चुके थे। यानी वो चाह रहे हैं इसराइली हुकाम का वक्त है कि हम जल्द से जल्द जो हमारा इत्तेहाद है ग्रीस के साथ, साइप्रस के साथ, यूएई के साथ, सोमालीलैंड के साथ, उसको फर्दर डीपन करें। तो इसका मतलब है सर कि इस जंग के बाद अब फिर मल्टीपोलर ब्लॉक निकलेंगे, नए ब्लॉक निकलेंगे, नए इत्तेहाद निकलेंगे। क्या यूएई इस इत्तेहाद का हिस्सा बन के गल्फ में रह सकेगा, सस्टेन कर सकेगा? जी, ये ऑलरेडी अलायंसेस तो बनना शुरू हो गए थे ना जी, लेकिन इस जंग ने वो जिसे कहते हैं प्रिसिपिटेट कर दिया, उसको जल्दी कर दिया सबको, इन सारे रुझानात को। और उन रुझानात की असल वजह यह है कि आपके प्रोग्राम में पहले भी हमने ये डिस्कशन की है कि अमेरिका का अपना हुर्मुज़ को खोलने के लिए अपने दिफाई ताकत का इस्तेमाल ना करना, उसने सब पर यह वादे कर दिया है कि अब वो पुराना वाला मशरक़ वस्ता नहीं रहा, जिसका हम सब का ख्याल था। जो मशहूर हुई बात 1990-91 में कि जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या था कि एक तो अमेरिका ने कवैत के लिए इराक से जंग की, और फिर अगले साल 91 के आखिर में सोवियत यूनियन जो है वो तहलील हो गया बतौर एक मुल्क, और वो फिर उसकी जगह रशिया आ गया, और उसकी जो तमाम सैटेलाइट थे, उसके तमाम जो नौआबादियाती मालिक उसके साथ जुड़े हुए थे, वो सब अलग-अलग। और उस वक्त यही नजर आया कि अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क है, दिफाई लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी। ये अब उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो जैसा भी उसकी एक इम्परफेक्ट फॉर्म थी, लेकिन अब वो तहलील हो रहा है। और ये बात तो मैंने कहा कि अमेरिका का अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करना, ये जाहिर कर रहा है कि नई जो रियलिटीज हैं वो जन्म ले रही हैं। मसलन ये बात शायद कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद वाज़ेह होना शुरू हो जाए कि इसमें पाकिस्तान की जो मौजूदगी है, पाकिस्तान की जो बहरी सलाहियत है, वो बड़ी अहम होगी। इस नेवी की जो हमारी सलाहियत, नेवी ऑलरेडी हमारी पेट्रोल करती है रेड सी में भी और इस पूरे रीजन में, लेकिन अब उसकी जो मैं ये नेवी के अलावा मैं पूछना चाह रहा हूं अब आपसे कि पाकिस्तान मुआहिदे में जाने से क्या फायदा होगा इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली और रीजनली बिलखुसूस? जी, सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि
हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान पर हमला इतना आसान नहीं रहा। हम्म। जो पहले सऊदी अरब से मुआहिदा हुआ, हम्म। अब तुर्की के साथ भी मुआहिदा हो गया, नो डिफेंस पैक्ट है। अभी इसकी तफसीलात चूंकि सामने नहीं आई, तभी हम उस पर ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन एक इसका ऐलान ही करना जो है वो जो एक जारे मुल्क है हिंदुस्तान, उसके लिए एक रकावट मजीद मजबूत हो गई है पाकिस्तान पर हमला करने से। एक तो पाकिस्तान को ये फायदा है कि ये कम से कम जनूबी एशिया का जो अमन है उसकी तरफ एक पेशरफ्त है। चाहे देखें एग्रीमेंट हमारा मशरक़ वस्ता और यूरोप के मुल्कों से है, लेकिन उससे हिंदुस्तान को के आगे एक रकावट मजीद खड़ी हुई है। हम्म। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो ऑलरेडी बहुत गहरा कोऑपरेशन है तुर्की के साथ, दिफाई ताउन वो मजीद आगे बढ़ेगा अगर उसमें और इस पे अभी ये काम करना बाकी है कि उसमें सऊदी अरब की जो मालियाती ताकत है वो उसके अंदर शामिल होती है। तो दोनों ममालिक की जो डिफेंस इंडस्ट्री है जो माशाल्लाह बड़ी एडवांस्ड है, तुर्की के पास भी बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है, खासतौर पे एविएशन में और ड्रोन्स में वो बहुत आगे हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की मदद भी करते हैं। तो ये जो इन दो मुसलमान मुल्कों की सलाहियत, जिनके पास सरमाया बहरहाल रिलेटिवली कम है, और उसका सऊदी सरमाए से मिलना जो है जय। वो पाकिस्तान की अब डिफेंस इंडस्ट्री को अब भी इसमें हेल्प खुर्रम करेगा साहब और एक ओवरऑल हमारे इम्पॉर्टेंट, डिफेंस को भी बूस्ट करेगा। एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता यह है कि जिन हालात में ये मुआहिदा हो रहा है, सऊदी अरब इराक में मौजूद कुछ मिलिशियास या यमन में मौजूद जो हौसीज हैं उनसे खतरा लाक है। क्या ये खतरात भी इस मुआहिदे की वजह से कम होंगे, या आने वाले दिनों में अगर वहाँ हमला होता है तो फिर दोनों मुल्क जो हैं ये इन पे हमला तस्वुर होगा और ये रिटेलिएट करेंगे? जी, सऊदी अरब के साथ हमारा 1982 से एक मुआहिदा है, और हमारी जो एक कल्बी निस्बत है हरमैन शरीफैन से, ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से हम इसका एक से ज्यादा दफा ऐलान हो चुका है कि सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान हमेशा तैयार, जिसके लिए हमने कहा, और ये इसमें भी इसीलिए बार बार आपने देखा है कि बयानात आ रहे हैं, आज काबीना में भी इसका जिक्र हुआ है कि ये एक मुकम्मल तौर पे दिफाई मुआहिदा है। तो लिहाजा किसी तीसरे मुल्क के अंदर जाकर तो हमलावर हम नहीं होंगे, लेकिन सऊदी अरब का दिफा जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान उसके लिए कमिटेड है। और अब दो मुआहिदे हो गए, एक नहीं दो मुआहिदे हैं, एक पिछले साल हुआ और एक अब हुआ। तो सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान ने पहले भी अपनी कमिटमेंट जाहिर किया, और आज भी हम कमिटेड हैं कि सऊदी सरहदों का दिफा और सऊदी अरब की जमीन का दिफा पाकिस्तान करेगा, और अब उसमें इंशाल्लाह तुर्की भी शामिल हो। अब हम देखें कि इस सूरत में मिस्र के बारे में तला थी, लेकिन उनके कुछ कमेंटेटर्स तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं कि फ़िलहाल शायद वो इसमें शामिल होने पर गौर नहीं कर रहे। वो नहीं चाहते कि वो मुहाजराई में बराह रास्त सामने खड़े हों ये मलेशियास के अगेंस्ट, लेकिन ख़बर थी कि वो आ रहे हैं। इसी तरह से कुवैत और कतर की खबर थी, आज़रबाईजान की खबर थी, और डार साहब ने ट्वीट किया था कि इट रिमेन्स ओपन ये प्लेटफॉर्म। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में दीगर दोस्त इस्लामी मुल्क जो हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे? जी, अभी तक तो जो मंतक है बैन अवी सियासत की वो यही कहती है, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि नेचर एबहोर्स अ वैक्यूम। जी। एक खला जो है ना, वो कुदरत उसको ज्यादा देर रहने नहीं देती। तो वो जो खला अमेरिका के पीछे हटने से पैदा हो रहा है, और उसकी जगह कोई और चूंकि ताकत उसको फिल करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, चाइना तैयार नहीं है, और रशिया अपने जो जंग है यूक्रेन की उसमें फंसा हुआ है। तो ये जो अमेरिका इसराइल का मुश्तरका हमला था ईरान पर, उसने बहुत सारे जो छुपे हुए फिक्रें थी, वसवसे थे इन तमाम ममालिक की सिक्योरिटी के बारे में, उनको अब सामने लाकर मेज पर रख दिया। मसलन अब जो है, जो हमने इस सिचुएशन में देखी, अमेरिका का बिहेवियर देखा है इस पूरी जंग के दौरान, तो क्या कवेत अगर उसी तरह का खुदा ना खास्ता उस पर हमला होता है जिस तरह 1990 में हुआ, तो कवेत बिल्कुल हक बजानिब होगा ये अब तवक्को करने में कि अमेरिका अब उसकी मदद को नहीं आएगा। अमेरिका ने पूरी जंग लड़ी कवेत की खातिर, इसी अपनी जो बर्तरी को कायम रखने के लिए। तो अब जब कवेत को
चलें शायद अमेरिका जंग लड़ भी ले, लेकिन वक्त फसा तो आ गया ना कि जी अमेरिका उसकी मदद को नहीं आएगा, जैसे अमेरिका बहरीन की मदद को नहीं आया, कतर की मदद को नहीं आया, यूएई की मदद को नहीं आया, और उनके ऊपर हमले होते रहे और वो अनडिफेंडेड खड़े रहे, हालांकि उन्होंने बेसिस दिए हुए हैं अमेरिका को। तो लिहाजा ये जो सेंस है कि अब तमाम ममालिक को अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम, जो वो जो छतरी थी अमेरिका की, उस छतरी के चीथड़े होना शुरू हो गए। तो अब सब जो है वो नया साया तलाश करेंगे, और तलाश जो है वो इसी तरह की जो रीजनल अलायंसेस हैं। और इसलिए ये फिर मैं कहूँगा कि इन तमाम जो हमारे मुसलमान ममालिक हैं, उसमें दो ममालिक की जो अपनी दिफाई सलाहियत सबसे ज्यादा है, और उनका नाम है पाकिस्तान और तुर्किया। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने चूंकि अमेरिका का जिक्र किया, खुर्रम साहब आपको लगता है कि अब बिलखुसूस इस जंग के बाद और ऐसे मुआहिदों के बाद जो अमरीकी मौजूदगी है इस खित्ते में वो ख़त्म ना हो, कम ज़रूर हो जाएगी? जी, वो आहिस्ता आहिस्ता, अंग्रेजी में कहते हैं फेड आउट हो, वो वक्त के साथ साथ वो अपने बेसिस बंद करेंगे और इधर से विथड्रॉ करेंगी, क्योंकि जो आई थिंक इन तमाम इस डिस्कशन में जो बुनियादी हकीकत ये है कि अमेरिका अब मशरिक़ वस्ता के तेल पर उसका इन्हिसार नहीं है। वो अपना तेल खुद पैदा कर रहा है, या वो वेनेजुएला के ऊपर उसने जो हमला किया उसका मकसद ये था कि अपने करीब तरीन जो है वो तेल हासिल किया करे। उसने वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली, क्योंकि सऊदी अरब के बाद वेनेजुएला के पास सबसे बड़े रिजर्व्स हैं तेल के, उसके बाद फिर दूसरे मिडिल ईस्टर्न मुल्क आते। अब जबकि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और वहां उनकी जो इकोनॉमी की सूरत हाल ऐसी है कि वो, देखिए सुपर पावर जो है उसका मतलब है कि ऐसी ताकत जो अपनी ताकत को प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो थ्रू एयरक्राफ्ट कैरियर्स, थ्रू बेसिस। अब जबकि अमेरिका में ये उनके पॉलिसी मेकर्स का ख्याल है कि ये जो प्रोजेक्शन थी ये अब उनके काम नहीं आ रही, और उनके लिए उस तरह की डिविडेंड्स नहीं आ रहे, तो जाहिर है वो वक्त के साथ साथ कम होगी। और अमेरिका बहुत सारे ममालिक से निकला भी है, जो फार ईस्ट में बहुत सारे उन्होंने अपने बेसिस बंद भी किए हैं, और वो आइंदा आने वाले सालों में भी करेंगे। सिर्फ एक जो आई थिंक इसमें जो सवालिया निशान रहेगा वो यही है, क्या जो सदर ट्रंप की पॉलिसी है इस वक्त दुनिया से पीछे हटने की, वो समझते हैं कि ये अमेरिका ने बहुत पैसे खर्च कर दिए और बहुत ज्यादा दूसरी अपनी एनर्जी सर्फ की है, तो क्या सदर ट्रंप ने तो 2 साल बाद, अब हम उस सीजन में आ गए हैं कि अब उनका मिड टर्म भी होने लगा है, जो नवंबर में इलेक्शन होगा ऐवान ज़ीरी का अमेरिका में, और फिर 2 साल बाद उनका जो है सदर ट्रंप की जो सियासी जो उनकी टर्म है वो भी खत्म हो जाएगी। तो क्या उसके बाद जो आने वाले सदर होंगे वो इस पॉलिसी को कायम रखेंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल तो यही है कि अमेरिका पूरी दुनिया से पीछे हट रहा है, विड्रॉ कर रहा है। बिल्कुल, और उसके उस वैक्यूम जो पैदा हो रहा है उसके नतीजे में मक्का एग्रीमेंट जैसे मुआहदे जो हैं वो अब शुरू हो गए हैं, और ये एक्चुअली जो मुस्तकबिल है आने वाला उसकी पहली शक्ल हमें नजर आना शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब इस बारे में बात। इसके जो अस्करी पहलू हैं, फौजी मामला, उसके ऊपर भी गौर कर कि ये मुआहदा 3 मुल्कों के बीच जो होता है उसके बाद अस्करी कुव्वत में कैसे इजाफा होता है इन 3 ममालिक, बिलखुसूस पाकिस्तान। छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। सूरत हाल पे बात करने के लिए अब हमने जहमत दी है प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब को, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज़किया निगार हैं, कई दिहाइयाँ फ़ौज को दी हैं। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस येट अगेन सर। ये जो मक्का जॉइंट एग्रीमेंट है इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू आज हो रही है और मुसलसल हो रही है। मैं आपसे एक बुनियादी बात समझना चाह रहा हूँ बहैसियत तालिब इल्म, क्या ये मुआहदा हालिया ईरान अमेरिका जंग की बाय प्रोडक्ट है या किसी ऑन गोइंग प्रोसेस का एक तसलसल है? मैं मुस्कुराया इसलिए अजमल, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि ये दोनों हैं। ये यकीनन तसलसल है एक ऐसे अमल का जो कम से कम पिछले 2-3 साल से जारी है, और तसलसल से मुराद ये है कि अभी वो जारी रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि उसकी फाइनल शेप आ गई, लेकिन जो ईरान की कार्रवाई है वो इसका ट्रिगर बना एक तरह से। वो इसका मुहर्रिक बना कि जो चीज शायद पहले हल्की हल्की होनी थी उसको तेजी मिल गई, उसको एक और वजह मिल गई।
लेकिन सिर्फ इसको ईरान के तनाजुर में देखना जो है वो गलत होगा। एक तो फैक्चुअली गलत होगा, दूसरा ये है कि वो ईरान को गलत सिग्नल देता है कि जिस तरह ये किसी किस्म से ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई का पेश खैमा या कुछ ऐसा हो। लेकिन जो हम देख रहे हैं, जिस बात की आप तसलसल का जिक्र कर रहे हैं, वो तसलसल ये है कि पिछले कई सालों से, इवन जो बाइडन का ज़माना था उसमें, लेकिन खसूसन ट्रंप साहब के आने के बाद ये जाहिर हो गया कि जो एक बैनुल अक़वामी आर्किटेक्चर था, जो एक नक्शा था कि दुनिया कैसे चलेगी, जो तकरीबन मुस्तहकम रहा बहुत सालों। कोल्ड वॉर में उसकी एक इस्तेहकाम था, उसके बाद उसको एक नया इस्तेहकाम मिला पोस्ट कोल्ड वॉर में। वो जो नक्शा था वो बिखर रहा था। वो नेटो को भी नजर आ रहा था, हमें भी नजर आ रहा था, अफ्रीका में भी नजर आ रहा था। और हर शख्स जो है वो सोच रहा था, अच्छा यार ये अगर ये टूटेगा तो नया क्या बनेगा, और जो नया बनेगा उसके लिए यार तैयार हो जाओ। इसीलिए आप देखें कि कई आप महीनों, एक साल से ज्यादा आपको कितना नजर आता है कि जो आलमी लीडर है ना, वो कभी इधर से उधर फुटक के जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, आज इस मुल्क में, कल उस मुल्क में। कई बार लोगों को उसमें उलझन होती है कि यार मुल्क में क्यों नहीं बैठते। इसलिए नहीं बैठते पार्टली, और ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। अगर आप आलमी खबरें देखें तो तमाम दुनिया के लीडर ये कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि वो जो इंटरनेशनल सिस्टम जिसे हम कहते थे, उसका बिखराव जो है, क्योंकि वो मुस्तनद हो गया है, इसलिए एवरीवन इज सेइंग कि यार मुझे अपने आप को पोजीशन करना है किसी बेहतर तरीके से। और ये मुआहिदा जो है उसकी उसका आदिल पहलू साहब, है। आखिरी बात मैं सिर्फ कह दूं, ये तो वैसे भी तसलसल है। आपने पहले एक मुआहिदा देखा सऊदी अरेबिया के बायलैटरल, आपने साथ गुफ्तगू सुनी, कभी कुवैत से, कभी दूसरी जगह से, कई आपकी गुफ्तगू हुई तुर्की से, 2 साल पहले मलेशिया से भी कुछ बात हो रही थी कम्युनिकेशन किस्म की। तो एक कैफियत थी कि यार कोई नई चीज चाहिए, एंड ये उस नई चीज का एक पहलू। ठीक। अच्छा आदिल साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आज से 1.5-2 साल पहले इंडिया ने हमें डिप्लोमेटिकली डील किया था, तो वो हमें एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का ताना देते थे। क्या ऐसा हुआ कि जिसके बाद अब ना सिर्फ बायलैटरल ट्रीटीज कर रही हैं ये बड़ी अरब कंट्रीज, बल्कि अब ये मक्का ज्वाइंट एग्रीमेंट भी हो रहा है, अमेरिका में भी पजीराई हो रही है। कैसे सम अप करेंगे? व्हाट लेड अस टू राइज ऑन टू दैट स्टेज? बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। हमारी अपनी जो कार्रवाई है, हमारी जो सफारतकार हैं उनकी जो सफारतकारी है, और वो कई साल से चल रही थी। मैं सिर्फ उसमें नहीं, एक उसमें बहुत बड़ा पहलू जो है वो आपको एक तोहफा दिया मोदी साहब ने पिछले साल। जी, मेरे ख्याल में मोदी साहब ने या किसी भी भारतीय हुकूमत हाकिम ने जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को तोहफा दिया ना, वो 2025 में जब उन्होंने वो हमाकत वाली कार्रवाई की, उससे मैं एक तो ये कि पाकिस्तान को मौका मिला डेमोन्स्ट्रेट करने का अपनी कैपेबिलिटी, और तमाम दुनिया जो है वो फातेह को सलाम करती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आपके दोस्त हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अलावा ये हुआ कि जो इंडिया का सबसे बड़ा हथियार था ना पाकिस्तान के खिलाफ, कि वो किसी वक्त भी कह देता है कि जी ये लोग तो हैं ही बुरे, ये लोग तो हमेशा गलत है, मैं बिलीवेबल हूं या नॉन बिलीवेबल है। उन्होंने जब इतनी बड़ी हमाकत की, इतनी बड़ी अनबिलीवेबल बात की, तो एक तरह से उन्होंने अपनी आर्गुमेंट को तोड़ा, एंड उससे हमें एक रिवर्सल मिला। लेकिन यकीनन वो जो आई थिंक दिस इज ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, लेकिन डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है कि एक ऐसा मुल्क के जिसके बारे में आलमी सतह पे तकरीबन ज्यादातर चीजें नेगेटिव थी, कि एक बयानिया आई मीन इंडिया वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, कि जनाब टेररिज्म इधर से आता है, ये लोग डिपेंडेबल नहीं हैं, ये लोग मुस्तहकम नहीं है, फला फला फला। उसका ये जो हमने टर्न अराउंड देखा है, ये बहुत ड्रामेटिक है। और मेरे ख्याल में इसका लेसन ये है कि ये टर्न अराउंड जो है ये मेहनत से आता है, ये डिप्लोमेसी से आता है, और ये बार बार अपनी रिलायबल होने को प्रूव करने से आता है। ठीक, यही मैं सवाल लेके जाऊंगा जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब की खिदमत में। जनरल साहब, अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान साल 2 के अंदर कैसे उसने राइज किया है डिप्लोमेटिकली, ये मुआहदे हो रहे हैं, बायलैटरल भी और मक्का एग्रीमेंट भी हुआ। तो आप चूंकि फौज में दिहाइयाँ आपने दी हैं, ये भारत जंग कितनी अहम थी जिसके बाद हमें एक्नॉलेज करना शुरू किया दुनिया ने, और ये जो अरब ममालिक हमारे ब्रादर दोस्त मुल्क हैं, ये तो यूजली बेसिस वहाँ 8-10 मौजूद है अमेरिका की, उनके ऊपर रिलायंस था। तो उनको ऐसी क्या मजबूरी हुई कि वो रिलायंस ख़त्म करके ऑल्टरनेटिव मुआहदों की जाने वो गए? देखिए, एक तो दुनिया के जो पावर स्ट्रक्चर था ये फ्लक्स में था काफी पिछले कोई 2 दहाइयों से। इस दौरान ये जो मैं आदिल साहब की बात से पूरी एग्री करता हूँ, मोदी साहब ने जो बहुत बड़े काम किए ना पाकिस्तान के लिए, एक तो ये है कि आइडिया पाकिस्तान को उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल में बिठा दिया है कि पाकिस्तान जरूरी था।
आपको याद होगा कि उससे पहले मोदी साहब के आने से पहले पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के क़याम के बारे में सवाल उठना शुरू हो गए थे। मैं आर्टिकल पे लिखे हैं। दूसरा, मोदी साहब ने ताकत के जोम में, उनका ख्याल ये था कि सारे क्वाड का हिस्सा भी हैं तो फलाना का हिस्सा भी, तो फलाने का हिस्सा भी है। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिनको मुंह को खानी पड़ी। उनका ख्याल ये नहीं था, उनको, हालांकि उनके जो सीरियस थिंकर्स थे वो उनको बता रहे थे कि पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों में जो काम किए हैं वो नोट करने वाले हैं। जो एक सबसे बड़ी गलती मोदी साहब और उनकी फौज ने की है कि अपने जो अपोनेंट है, दुश्मन है, उसको ठीक तरह से समझा नहीं। रिजल्ट जो सामने था इसके, अब दुनिया जो फ्लक्स में थी ऑलरेडी, आप देखिए कि ग्लोबल साउथ की तरफ ऐसा रुझान हो रहा था, तो उसमें पाकिस्तान को एक बहुत अहम कामयाबी ने पाकिस्तान को एक अहम मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान को अब अमेरिका, मैं तो उस पर बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं हूँ। अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं हो सकती कभी भी। अमेरिका ताल्लुकात बेहतर आपके हो गए हैं क्योंकि अमेरिका की आपको जरूरत थी। और आप देख लीजिए कि अमेरिका की जरूरत बने हम, और जब ये पीस टॉक्स वगैरह हुई, जहां तक अरब ममालिक का ताल्लुक है ना, ये अमेरिका के मोदी साहब ने जो ब्लंडर किया ये अमेरिका से और इजराइल ने मिलकर बहुत बड़ा ब्लंडर किया। ठीक, उन्होंने पिछले साल जब ईरान पे हमला किया तो ख्याल ये था कि ईरान शायद बहुत कमजोर है, और ईरान का जो रिस्पांस थी वो इतनी पॉजिटिवली देखने गई दुनिया में। उन्होंने भी दो चीजें गलती की। एक तो उन्होंने ईरान की स्ट्रेंथ को समझने में गलती की। दूसरा, ईरान की जो रिजॉल्व था, जो एक तहजीब और तमद्दन और सदियों पुरानी तहजीब के उसका एक खासा होता है, वो उनको नहीं समझाया। अब हुआ ये है कि ईरान की वजह से ग्लोबल साउथ में एक ऐसी ताकत उभर के आ गई है जिसने अमेरिका इजराइल को चैलेंज, ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि बिठा दिया। अमेरिका की बेसिस देखे ना, यूएई में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, इसके पीछे आप जॉर्डन में, फिर इजराइल के लेयर डिफेंस में। हमारे अरब दोस्तों को एक बात बड़ी खुल के समझ आ गई कि ये बेसिस का मकसद उनका दिफा नहीं था। ये बेसिस खुद अपना दिफा नहीं कर सकी, बिल्कुल ठीक, खुद अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकी। इनका मकसद कुछ और था। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी इजराइल के लिए। उसके पीछे बैक्ड अप बाय जॉर्डन। इजराइल के जो 4 लेयर जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, ईरानी जो मिसाइल्स थे वो उसको पेनिट्रेट कर गए। अब अरबों के लिए बहुत बड़ा सवाल ये है, और कतर ने सबसे पहले अगर आप देखिए तो ये बात की, उसने कहा जी अमेरिका को अभी अपनी बेसिस की जो लोकेशन को रीलोकेट करने के लिए सोचना चाहिए। उसके बाद सऊदी अरब के जो वलीअहद थे उन्होंने बात की कि हमें खलीज जो जीसीसी है इसमें ईरान को शामिल करना चाहिए, होना भी चाहिए क्योंकि गल्फ का हिस्सा है। फिर उन्होंने एक और बात की कि हमें चाहिए कि हम ईरान के साथ अपने मुआहदे कर लें। ये एक रिकॉग्निशन थी। इसके पीछे आप ये देखिए ईरान के साथ जो चीन के ताल्लुकात हैं या रूस के ताल्लुकात हैं, सही, ये सब एक बैकिंग थी उसकी। सही है। अब अरब मुल्कों को खास तौर पे, और इसमें सऊदी अरेबिया को आप ये दावती दें कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया ही किया, सऊदी अरेबिया के जो लीडरशिप थी उसे बहुत मतलब जो कहते हैं बहुत ही वाइजली प्ले किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक, उन्हें रिएक्ट नहीं किया। जो कोशिश थी सऊदी की, ईरान की, हाँ जी, अमेरिका की और इसराइल की कि वो बराह रास्त कन्फ्रंटेशन में जाएं, लेकिन उन्होंने उसको अवॉइड किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आदिल नजम साहब, ये इसराइल का तो रद्द-ए-अमल आ रहा है। ईरान ने भी आज कह दिया है कि उन्हें इससे कोई खतरा नहीं है इस मुआहदे से। इसराइल के एक मिनिस्टर हैं डायस्पोरा के, वो ये कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा मुआहदा है, बड़ी इसमें वेरी डेंजरस एंड वेरी ट्रबलिंग डेवलपमेंट है। It requires us to deepen our alliances with Greece, Cyprus, the UAE and Somaliland। और याद रहे कि इसमें भारत भी शामिल है। तो ये UAE इन डेवलपमेंट्स के बीच इसराइली तजवीज़ करदा एलायंस का हिस्सा रह के while being in गल्फ सस्टेन करेगा? देखिए, बड़ी आपने अच्छी बात की, और ये सारा इसका ताल्लुक उस लफ्ज़ से है जो जनरल साहब ने भी इस्तेमाल किया, फ्लक्स की उर्दू यार जामी साहब आप ही बता सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसकी उर्दू क्या है, इसकी बहाव तो नहीं है, हालांकि डिक्शनरी बहाव कहती है, इसकी तजब्जुब है या व्हाटएवर, बट फ्लक्स वो कैफियत होती है जब आपको नजर आ रहा हो कि चीजें तब्दील हो रही हैं,
लेकिन ये ना पता हो कि वो तब्दीली के आखिर में कहाँ बैठेंगे। जी, राइट, वो जो अनसर्टेनिटी है, वेल एक्सप्लेन्ड ये सर। वो कैफियत है इंटरनेशनल अफेयर्स की। और उसमें अगर आप इजराइल हो या आप कोई अमेरिका हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, वो हर डेवलपमेंट को उसके पॉसिबल आउटकम से देखता है। तो यकीनन देखें, पहली बात ईरान की कर लेते हैं। ईरान को ये तशवीश तो हो सकती है क्योंकि जंग है तो इसका उससे ताल्लुक है, और उसके लिए एक सिग्नलिंग जरूर है, यकीनन एक सिग्नलिंग है खसूसी सऊदी अरेबिया की तरफ से। लेकिन याद रहे कि जब मैं बच्चा था, आप तो पैदा नहीं हुए होंगे, तो जो बड़ा मुआहिदा जिसमें पाकिस्तान की बात होती थी ना, उसको कहते थे RCD, जी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर जी, डेवलपमेंट, और उसमें 3 ममालिक थे, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। ईरान और तुर्की। सो अभी बहुत तब्दीलियां आएंगी, वेयर इट गोज आई डू नॉट नो। जो इजराइल की बात है, इजराइल इज क्लियरली, इसका अगर कोई हदफ है, हदफ ऐसा नहीं कि उस पर अटैक होगा, लेकिन इसका अगर कोई मरकज है वो यकीनन इजराइल है। इसलिए नहीं कि ये ममालिक इजराइल पे हमला करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि ये उनको क्लियर है कि जो इजराइल के अजाइम हैं, उसने तकरीबन अपने हर नेबर पे इंकर्जन किया। लबनान पे तो की, गजा में जो क़यामत ढाई वो ढा रहे हैं, सीरिया पे, इराक पे, सो ऑन सो फोर्थ। तो उसका एक कैफियत पूरे रीजन में भी है। अब जहां बाकी आते हैं वो ये है कि अगर ये किसी चीज के खिलाफ जाता है, वो ये है कि इसकी जो लॉजिक है वो इब्राहिम अकॉर्ड की लॉजिक के ऑपोजिट है। ठीक। एक डोमिनेंट सवाल ये था कि क्या मशरक़ वस्ता में डोमिनेंट लॉजिक जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड की होगी, और ये मुआहिदा उन 3 बड़े मुल्कों में जो मुसलमान हैं, मुसलमान मुल्कों की 3 बड़ी फौजी कुव्वतों में, और उन 3 मुल्कों में जो अब्राहम अकॉर्ड पे राजी नहीं थे। तो वो एक तरह से एक अल्टरनेटिव आ गया। अब अगर आप UAE हो या कुवैत हो या कतर हो, आप भी इस वक्त रीअसेस कर रहे होंगे कि अच्छा यार, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट आर्किटेक्चर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, ये आपने आदिल साहब की राय सुनी। उनको, मेरा ज़ाती ख्याल भी है कि इब्राहिम अकॉर्ड की जो पेशरफ्त थी उसको धचका लगा है इस मुआहदे की सूरत में। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये आपको आने वाले दिनों में, एक तो इस पर भी तबसरा कीजिए, आने वाले दिनों में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका अपनी बेसिस यहाँ से ख़त्म ना करे, कम कर देगा, या अमेरिकी जो असर रसूख है या फुटप्रिंट्स हैं वो उस हद तक नहीं रहेंगे जैसे थे इस मुआहदे के बाद? देखिए, इस मुआहदे की जो बेसिक नौइयत है ना, उसको कभी हम कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। बेसिक नौइयत आप देखिए कि 3 इस्लामी बड़ी ताकतों में आपस में जो कोऑपरेशन लेवल है किस तक पहुंच गया हुआ है। जिस दिन ये पहले दिन ये मुआहदे की खबर आई थी तो मुझसे इमरान खान साहब ने सवाल किया था, मैंने कहा इब्राहिम अकॉर्ड इज डेड एंड बरीड, क्योंकि 3 ममालिक जिस तरह आदिल कह रहे थे, ये तो इनके साथ नहीं जाने को तैयार थे। नंबर 2, इजराइल की जो एक्सपेंशनिज्म था, जिससे सबको खतरा था, वो रुक जाएगा। और फिर जो सबसे बड़ी लॉजिक, जब आप कहते हैं डिफेंस पैक्ट आपने किया है, उसकी बेसिक लॉजिक क्या होती है कि आपका खतरा मुश्तरक है। आज मैं बयान सुना था, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया है कि जी हमने दिफाई मुआहदा, भाई हम ये कह रहे हैं दिफाई मुआहदा तो है, लेकिन इसकी बेसिक लॉजिक ये है कि कोई ना कोई तो खतरा है, तीनों मुल्क महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की। हालांकि इन तीनों ममालिक के ताल्लुकात अमेरिका के साथ कमेटली बेहतर है, खासतौर पर सऊदी अरेबिया के। तुर्की तो नेटो का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद ये जो अमेरिका की जो हरकत है, और इसने जो अमेरिका ने जो मंसूबाबंदी की हुई थी, उसकी वजह से ये अरबों को अमेरिका ने समझने में गलती की। अमेरिका, अरब इतने जाहिल लोग नहीं, बड़े वाइस लोग भी हैं। उनको ये बात समझ आ गई है कि अब अगर हम इकट्ठे ना हुए, और ये ईरानी वजीर खारजा ने भी बयान दिया है, उन्होंने बहुत वेलकम किया है इसको कि जी जी, बड़ी अच्छी बात है अब्बास इराकी साहब ने इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि हम ऐसी ताकतों को यहाँ से निकाल दें जिन्होंने इस खिते में आग लगाई हुई है। सो टू मी इट इज वेरी क्लियर कि जो बेसिक लॉजिक है दिफाई मुआहदों की, उस लॉजिक में अमेरिका, उसमें इजराइल शामिल है और भारत शामिल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दैट इज माय, जो कहना है, वेरी कंसिडर्ड ओपिनियन। इस थ्रेट परसेप्शन ने, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, अगर ये ना हो तो फिर 3 ममालिक को मुआहदा करने की जरूरत क्या बनेगी? ठीक है जी। प्रोफेसर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो हमने इसराइली रिएक्शन, ईरानी रिएक्शन, इंडिया को उस पर्सपेक्टिव से देख लिया। वो जिस जानिब जनरल साहब जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका बहादुर कहाँ खड़ा है? उसको वो इस मुआहदे को किस निगाह से देख रहा है? कोई उसका बोझ बांटा गया है या वो इससे परेशान है?
बड़ा अच्छा सवाल है यार, और थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब हमें कंफ्यूज करते ही रहते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिनल इनिशियल रिएक्शन आया है वो तो लगता है निस्बतन, अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, और उनके जो हामी हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये मुआहिदा जो है ना असल में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी है, कि वो जो चाहते थे कि ये मिडल ईस्ट में एक नया आर्किटेक्चर और अमेरिका जंगों में शामिल ना हो, ये उसकी तरफ एक कदम है। सही है। सो आई एम स्टिल कंफ्यूज बाय दैट, बिकॉज क्लियरली ये मुआहिदा जो है, जैसे अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, इब्राहिम अकॉर्ड्स की लॉजिक की नफी करता है, और उनका सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का जो मेजर है वो वही था। लेकिन अगर आप जनरल अमेरिका की बात करें, जिसको आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, थिंक टैंक शिंक टैंक, ये लोग जो टीवी शीवी पे आते हैं, वो ज्यादातर गुफ्तगू उसी तरह हो रही है जैसे इजराइल में हो रही है। वो इसको थोड़ी नहीं काफी तशवीश से देखते हैं। जो बिल्कुल इजराइल के हामी है वो बहुत ज्यादा तशवीश से देखते हैं, क्योंकि वो इस पर जो नैरेटिव लगाते हैं ना, इसीलिए बारी बारी हर एक कह रहा है ये डिफेंसिव है। कोई वजह है ना कि हर स्टेटमेंट में हम कहते हैं डिफेंसिव है, और है, मेरे ख्याल में है, लेकिन इसलिए कि दूसरी तरफ से नैरेटिव ये बन रहा है कि जनाब ये जो है ना ये ऑफेंसिव है। इजराइल का 60 साल से नैरेटिव ये रहा है कि यार हम छोटा सा मुल्क है, हमारे इर्द गिर्द ये सारे मुसलमान बड़े बड़े मुल्क हैं, और ये जमा होके जो है ना हम पे हमें नीस्त नाबूद करना चाहते हैं, इसलिए हम ये सारा कर रहे हैं। उनका तो नैरेटिव यही है, और उस नैरेटिव का हिस्सा बनाया जा रहा है कि देखो ये लोग जो है ना बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं ये मिल गई हैं और ये हमारे खिलाफ है। तो उस लिहाज से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ओपिनियन में मेरे ख्याल में तशवीश ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई एम स्टिल सरप्राइज्ड, शायद इसलिए कि इस वक्त वो इन तीनों मुल्क जो हैं वो उनके तकरीबन को पसंद है, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ पसंद है, उनको विक्ट्री पसंद है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वेरी ट्रू। लेकिन आई डू नॉट थिंक कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो इसको देखेगा जहां तक एज पॉजिटिव। जहां तक जो बात आपने पहले भी की, देखें जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो तो चेंज हो गया है, मतलब अब ये तय है, ये वापस वहां नहीं जा सकता जहां 6 महीने पहले था। कोई ऐसा रास्ता नहीं है, जो मर्जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब नजम साहब, जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। क्या एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि इन 3 ममालिक का जो मुआहिदा है उसमें एयरफोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, उसकी माइट क्या है, टर्किया के यहाँ, सऊदी अरब के यहाँ और पाकिस्तान के यहाँ। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब आमिर मसूद साहब ने। आमिर साहब, वेलकम टू द शो। आपकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए सबसे बुनियादी सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, कि इसमें तुर्किया की जो एयरफोर्स है या उनकी जो दिफा में सलाहियत है वो किस कदर है, किस कदर अहम है, और इस मुआहिदे के लिए क्यों कर ज़रूरी है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तुर्किया और पाकिस्तान दोनों की जो एयर फोर्सेस हैं, इवन अगर आप सऊदीया की भी एयरफोर्स देखें तो बड़ी मॉडर्न एयरफोर्स है। और चूंकि तुर्किया ने कुछ अरसे से तकरीबन 10-15 साल में अपनी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, और उनकी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है मिलिट्री एरियाज में, वो हमसे काफ़ी देर बाद शुरू हुई। लेकिन उन्होंने कुछ नीश टेक्नोलॉजीज पकड़ी, और उसमें सबसे ज़्यादा जो उन्होंने काम किया वो ड्रोन्स पे किया। और आज उनके ड्रोन्स जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स समझे जाते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोनोमस ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग ड्रोन्स हैं, और कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं, इनके पास बहुत अच्छे और हाई क्वालिटी के ड्रोन्स हैं, इवन कॉम्बैट ड्रोन। और वो इन्होंने इत्तेफाक से वो यूक्रेन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, रशिया की तरफ से भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और बहुत सारी गल्फ कंट्रीज में वो मौजूद हैं। और टर्किश एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑलमोस्ट $7-8 बिलियन जो है इस वक्त प्रोवाइड कर रही है रेवेन्यू में अपनी नेशनल इकोनॉमी को, विच इज अ ह्यूज अमाउंट एंड इट इज इंक्रीजिंग एवरी। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो एक बहुत, इस मुआहदे में अगर देखा जाए तो जो स्पेशलिटी टर्की की है वो उनकी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो कि डेफिनेटली सऊदीया चाहेगा कि उसके पास वो इस्तेमाल हो सके एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और पाकिस्तान की डेफिनेटली अपनी मिलिट्री है जो कि बड़ी मजबूत है, बैटल हार्डेंड है, टेस्टेड है, और पिछली जंगों में जो है उसने जीता भी है। तो वो इस्तेमाल सऊदीया डेफिनेटली अपने डिफेंस के लिहाज से और डेटरेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा, या किसी किस्म का वो एक शो ऑफ सिंबॉलिक ज़रूर होगा कि ये चीज़ें सऊदीया के डिस्पोजल पे हैं। जबकि सऊदीया जो है वो ऑफर कर सकता है आपको कैश, आपको डॉलर्स, आपको फाइनेंसेस जो इस इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और
अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता है तो कैश स्टार्व, मतलब पाकिस्तान डेफिनेटली नीड्स अ वेरी साउंड इकोनॉमिक बेस, तो वो चीज सऊदी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस आर्किटेक्चर में, जी। तो सऊदीया कैन, बिकॉज जितनी भी किंगडम्स हैं उनकी अपनी मिलिट्री जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं रखते, उसमें उनको एक सेंसिटिविटी भी होती है, एक इनसिक्योरिटी भी होती है। अगर मिलिट्री जर्नल्स वगैरह जी, या जी, जी, मिलिट्री जी। जो है पावर बहुत हाँ, स्ट्रांग हो जाए हाँ। तो उनको एक थ्रेट जरूर रहता है। इस वजह से आप मोस्टली किंगडम्स की देखेंगे अपनी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग नहीं होती, इसको वो आउटसोर्स करते हैं। तो पाकिस्तान और टर्की जो है दो आपको ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं मिलिट्री की, बल्कि मिलिट्री की बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन रिटर्न उनको सऊदीया की तरफ से जो है वो डेफिनेटली फाइनेंसेस मिल सकते हैं, इकोनॉमिक रिलीफ मिल सकती है, आर्म्स इंडस्ट्री के लिए इम्पेटस मिल सकती है। तो ये तमाम चीजें जो हैं एक डेफिनेटली हो सकती हैं। और मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में या कोई ऐसा मौका आएगा कि जब ये एक कोलिशन जो है किसी के लिए फोर्स के तौर पे इस्तेमाल होगी। ठीक। इट विल बी मोर ऑफ अ सिंबॉलिक थिंग एंड यूज इसको इस्तेमाल किया जाएगा रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए, और तो इस खत्ते में एक अमन बरकरार रखने के लिए किया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन रेगुलर या इनरेगुलर, कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल मैं नहीं देखता कि, क्योंकि देखें टर्की में भी कुर्द्स हैं जो टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिज्म हो रहा है इरेगुलर वॉरफेयर की सूरत में, बलूचिस्तान साइड से भी और ऊपर खैबर पख्तूनख्वा साइड से भी, और डेफिनेटली सऊदीया में हुतीस का एक बहुत बड़ा मसला है जो चल रहा है उनके साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फोर्सेस जो हैं इन एरियाज में मुझे इस्तेमाल होती हुई नजर आती हैं, ठीक। या फिर किसी कन्वेंशनल तौर पे किसी सही। ऐसे एनिमी के खिलाफ जो कि अभी तक कोई डिफाइंड नहीं है, सही है जी। उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, बट ओवरऑल ये आमिर साहब- आर्किटेक्चर जो है ये एक जी, आमिर साहब- स्टेबिलिटी देता है। स्टेबल। आमिर साहब, मैं समझना चाह रहा हूँ, ये तुर्किया की जो एयरफोर्स है F-35 ये अमेरिका से ले रहे हैं, क्या सऊदी अरब के पास भी ऐसी सलाहियत मौजूद है एयरफोर्स में? और अगर तुर्किया को F-35 मिल जाते हैं तो उससे इसराइल को क्या खतरा है? देखिए, अगर तुर्किया को F-35 तो मिलेंगे, बिकॉज वो अभी ट्रम्प ने जब विजिट किया था और उधर नेटो की थी तो उन्होंने वो कंफर्म कर दिया, बिकॉज उसको होल्ड किया हुआ था। S-400 जो लिए थे रशिया से तुर्की ने, उसके बाद से उसके ऊपर सैंक्शंस लगी थी। हालांकि तुर्की वो कंट्री थी जो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिसने F-35 प्रोग्राम ज्वाइन किया था, और उनके पायलट्स जो हैं काफी हद तक ट्रेनिंग हो चुकी थी उनकी सिमुलेटर्स पे, तो उनको फिर वापस बुलाया गया। तो मैं समझता हूँ F-35 डेफिनेटली तुर्की को मिलेंगे और सऊदीया को भी मिलने के चांसेस हैं इस लिहाज से। तो ये दो जहाज, ये दो कंट्रीज को तो डेफिनेटली ये दोनों जहाज मिलेंगे। और पाकिस्तान डेफिनेटली, क्योंकि चाइना के J-35 में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो आएगा। तो ये टेक्नोलॉजी वाइज और एक एयरफोर्स वाइज, एयर पावर वाइज एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कोalition बन जाएगी, जो कि एक इस रीजन में आई वुड से कि एक स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल इसे किया जा सकता है। आमिर साहब, ये जो आप कह रहे हैं चाइना का J-35, ये क्या फ़र्क है इसमें और F-35 में? देखिए, चाइना का 35 जो है अभी तक इट इज मोर इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। तो J-35 F-35 जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है काफी सारी एयर फोर्सेस में और फ्लाई हो रहा है, और बहुत केपेबल जहाज है, बल्कि दुनिया का सबसे केपेबल तरीन जहाज है। 5+ जनरेशन उसे कहते हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से, मैन्यूवरेबिलिटी के लिहाज से, एवियोनिक्स के लिहाज से, मिसाइल्स के लिहाज से सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है इसमें। और मिसाइल की रेंजेस जो है वो बहुत डबल किस्म की रेंजेस हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। तो 300-400 से ज्यादा किलोमीटर की रेंजेस पे वो फायर किया जा सकता है। और इसके अलावा काफी सारे ECM के फीचर्स हैं जिनको देखा जाए तो दुनिया का बेहतरीन जहाज इसे इसी वजह से कंसिडर किया जाता है। मैं समझता हूँ कि J-35 जो चाइना का है उसमें भी ये तमाम चीजें मौजूद होंगी, वेपन्स के लिहाज से भी, एवियोनिक्स के लिहाज से भी, रडार्स के लिहाज से भी। तो कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली होगी, लेकिन अभी उसको कॉम्बैट वर्दी होने में कुछ टाइम जरूर लगेगा। बट चाइना इज लुकिंग फॉर कि वो इसी कैटेगरी का या इस कंपैटिबिलिटी का जहाज बनाए जो J-35 मौजूद है। आमिर साहब, लास्ट ब्रीफ कमेंट मुझे चाहिए इस सब के बीच। डेवलपमेंट ये है कि इंडिया इज बाइंग मोर राफेल को 114 जहाज को $35 बिलियन बनता है फ्रांस से।
ये इससे क्या मुराद ली जाए और हमें इससे क्या परेशान होने की जरूरत नहीं है? देखिए, इसराइल जो ये इंडिया ने अपना पूरा नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 200 करना है राफेल का, जो उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है, और इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है, और इसमें डेफिनेटली जो मिट्योर है उसका एडवांस वर्जन शामिल है, जिसकी रेंजेस जो हैं काफ़ी बेहतर होंगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिट्योर है। डेफिनेटली जो राफेल है एक बहुत केपेबल जहाज़ है, एक बहुत मॉडर्न जहाज़ है, और 4.5 जनरेशन टाइप इसको समझा जाता है। तो मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा रीजनल बैलेंस में उससे फ़र्क आएगा, या उसके आने से जो है वो पाकिस्तान के लिए एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अभी भी जो हमने देखा तो उसमें हमें ये चीज़ क्लियरली नज़र आई कि पाकिस्तान के पास जो एक कॉम्बिनेशन है J-10 का, JF-17 का और F-16 का, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में J-35 का भी, तो उससे कोई ज़्यादा गैप नज़र नहीं आता मुझे कि अगर ये 200 के करीबी जहाज़ ले लेते हैं। ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने नंबर्स के लिहाज से। उन्होंने काफ़ी सारे ऑब्सोलीट जहाज़, जैगुआर्स हैं, MiG-21s हैं, उनको स्क्वाड्रन से निकाला है। वो चाहते थे कि उनके मिनिमम 42 स्क्वाड्रन्स हों, जिसे वो 2 फ्रंट के लिए इस्तेमाल कर सकें। अभी उनके टोटल ऑपरेशनल स्क्वाड्रन जो कॉम्बैट वर्दी हैं वो 27-28 से ज़्यादा नहीं हैं, और उनमें भी ज़्यादातर रशियन जहाज़ हैं जिनकी सर्विसेबिलिटी 50% से कम होती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक काफ़ी नाजुक स्टेज है इंडिया की, और उसकी बैकबोन जो है वो आने वाले दिनों में यही होगी, राफेल होगी या Su-30 होगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तेजास जो है वो ऑपरेशनल हो सकेगा। तो मैं नंबर्स के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी नहीं देखता कि कोई इतना गैप क्रिएट होगा कि पाकिस्तान बहुत शुक्रिया जनाब मसूद साहब कह रहे थे इससे पाकिस्तान को तशवीश की किसी तौर पर ज़रूरत नहीं। हमारी नज़र है कि इन डेवलपमेंट्स के ऊपर आज के लिए इतना ही। मुलाकात अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।